नमस्कार, आदाब। हिंदी के यूनिक टॉपिक पे आप लोगों का फिर मैं स्वागत करता हूँ। पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने हिंदी का वर्णमाला स्वर जो देखा, उसमें कुछ पार्ट यूनिक जो रह गए थे। आप लोगों के सामने अक्सर ये क्वेश्चन आया करता होगा कि स्वर कितने होते हैं। हो सकता है आप लोगों के सामने उसका आंसर 11 आता हो या फिर कभी कभी 13 लिख के आता हो। क्या आप लोगों के सामने कभी 14 लिख के आया? 14। कंफ्यूजन तो बहुत ढेर सारे हो गए। स्वर 11 होते हैं कि 13 होते हैं कि 14 होते हैं, क्या किया जाए? तो आज उसको समझा जाए। वीडियो पूरा देखिएगा और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, पूरा यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया तो आपसे इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले पिछले टॉपिक में हम लोगों ने स्वर को देखा था। तो स्वर को देखा था तो कहाँ से कहाँ तक देखा था? अ से लेकर के हम लोगों ने देख लिया था औ तक, औ से लेके औ तक, और हम कह रहे थे कि इसकी संख्या कितनी होती है? 11। तो ये तो हो गया था कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो अ, चलिए इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। अ, आ, ई, री, उ, ए, ओ। ये हो गया 11। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा कि अंग अह, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते हैं। आखिर यहाँ पर अंग और अह क्या है? स्वर है कि नहीं है? बहुत सारी जगह पे तो ये भी कंफ्यूजन है कि अंग और अह स्वर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दावे के साथ ये क्लियर कट आपको बता दूं कि अंग और अह स्वर नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। देखिए, ये अंग और अह जो लिखा हुआ है, तो अंग और अह इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, इसको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, अयोगवाह। जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है अयोगवाह। ठीक है, तो अयोगवाह की संख्या कितनी हुई? 2। अब इसकी परिभाषा बताता हूं, ये है क्या चीज। इस अयोगवाह की संख्या कितनी? 2, अंग और अह। अब क्यों इसको हम स्वर नहीं कह रहे हैं? तो अंग रियल में लिखा कैसे गया है? तो अ प्लस अनुस्वार। अह कैसे लिखा गया है? अ प्लस विसर्ग। ये लिखा ऐसे ही गया है, यानी कि ये अनुस्वार है, अनुस्वार है, और ये विसर्ग है। ठीक है, तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। अगर अनुस्वार और विसर्ग में से हम अ को निकाल देते हैं, अनुस्वार और विसर्ग में से हम अ को निकाल देते हैं, नाम तो इसका अनुस्वार है, नाम तो इसका विसर्ग है, लेकिन इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? तो हम कुछ भी इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हम उच्चारित ही नहीं कर पाएंगे कि क्या है, हम इसको पढ़ नहीं सकते। नाम इसका है लेकिन ये क्या लिखा गया है हमें नहीं मालूम। तो अब कहा गया कि अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हों। फिर एक बार सुनिएगा, जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हों। तो देखिए, फिर एक बार मैं क्लियर आपको कर दूं कि कह रहा है स्वर की सहायता से, ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि अ की सहायता से, ये स्वर की सहायता से कह रहा है। मतलब यहाँ पर ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, ए, ओ, औ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि शुरुआत हमारे स्वर की अ से होती है तो किसी एक को तो रखना ही था, तो अ हमने रख दिया। अ प्लस अनुस्वार दोनों मिलके हो जाता है अंग। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं आपसे ई के साथ भी तो हो सकता है। तो ई के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? इंग। ऊ के साथ लगा दीजिए तो हो जाएगा
ठीक है, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो चूंकि ये स्वर के साथ उच्चारित होता है, अब आइए यहां पर अयोगवाह, स्वर के साथ इसका कोई योग नहीं है, लेकिन चलता किसके साथ है, हमेशा स्वर के साथ चलता है, इसीलिए इसको कहा गया अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एक और बात आती होगी, आपके दिमाग में बात क्या आती होगी कि अगर ये स्वर नहीं है तो फिर ये व्यंजन के कॉलम में क्यों नहीं, या फिर हम लोग कंगन लिखना है तो इसमें भी तो अनुस्वार लगा हुआ है, तो क के साथ क्यों नहीं इसका प्रयोग। हम तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि ये व्यंजन के साथ इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन नहीं, अगर क से संधि विच्छेद के द्वारा अलग करते हैं तो अंग निकल के आता है, अंग निकल के आता है, अनुस्वार निकल के नहीं आता है, अंग निकल के आता है, और ये कंप्लीट अनुस्वार। अब इसको जब तोड़ेंगे तो अ से अनुस्वार ये निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अनुस्वार हमेशा अयोगवाह का जो अनुस्वार है या विसर्ग है वो किसके साथ प्रयोग होता है, हमेशा स्वर के साथ प्रयोग होता है। तो यहाँ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अयोगवाह स्वर नहीं होता है। इस आधार पे स्वर कितने हो गए, तो स्वर की संख्या हो गई 11। तो जहाँ भी 13 लिखा होगा वो 100% वो गलत लिखा है, 13 संख्या नहीं होती है। लेकिन कहीं कहीं पर 14 जरूर लिखा होता है, 14 जरूर लिखा होता है। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी, 14। तो किस परिप्रेक्ष्य में लिखा होता है और क्यों लिखा होता है, जरा उसको हम लोग देखें। जब आपको पता होगा कि हिंदी की जननी क्या है, हिंदी की जननी है संस्कृत। तो संस्कृत से जब स्वर लिया जा रहा था, संस्कृत से जब स्वर लिया जा रहा था तो कुल 14 स्वर लिए गए थे। संस्कृत से जब स्वर हिंदी में लिए गए तो कुल स्वर कितने लिए गए, 14। तो 11 तो हम लोग देख लिए। 3 कौन ऐसे स्वर हैं जो आज के दौर में हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन आपका यही है कि कौन सा ऐसा स्वर है जो वर्तमान समय में हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। तो कौन ऐसा स्वर है, 3 ऐसे स्वर हैं। एक को कहते हैं दीर्घ री, दीर्घ री, री और दीर्घ री। ये हो गए हमारे 3 ऐसे स्वर जो वर्तमान समय में हिंदी में प्रयोग नहीं होते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं। मैं पिछले टॉपिक पे जब आप लोगों को बता रहा था कि स्वर कैसे कैसे बने, तो मैंने आपसे कहा था कि री कभी दीर्घ नहीं होता। री में री जोड़ते हैं तो री ही बनता है, री कभी दीर्घ नहीं होता। तो ये वर्तमान समय में री दीर्घ नहीं होता, लेकिन संस्कृत में यही री दीर्घ होता है। री में री मिलाते हैं तो इस री के नीचे एक और री लग जाता है। ठीक है, एक और स्वर हमारे हिंदी में तो नहीं है, लेकिन संस्कृत में एक और स्वर था। कौन स्वर था, वो री, री एक और स्वर था री। तो री में जब री जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा दीर्घ री। री में जब री जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा दीर्घ री। तो ये देखिए हमारे पास कितने स्वर हो गए, एक दीर्घ री, एक री और एक दीर्घ री। लेकिन हमारे यहाँ इसका प्रयोग नहीं है हिंदी में। क्यों नहीं है कि अगर हम किसी भी व्यंजन में री जोड़े तो या दीर्घ री जोड़े तो होगा क्या, क्री। तो फिर एक एक्स्ट्रा इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, हमारे हिंदी में यह एक्स्ट्रा वर्डन बन के आ गया था, अतिरिक्त था, इसीलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। अब आई री की बात। री हमारे यहाँ ऑलरेडी एक व्यंजन है लौ। अगर लौ में री जोड़ दें तो हो जाएगा री। तो ऐसे भी हमारे यहाँ री हो जा रहा था, तो फिर इसको अतिरिक्त रूप से रखने की ज़रूरत क्या है, कुछ भी नहीं ज़रूरत थी, तो इसीलिए इसको भी ख़त्म कर दिया गया।
तो आपको याद क्या रखना है कि हिंदी के कौन से ऐसे स्वर जो वर्तमान समय में हिंदी में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, तो वो 3 हैं। कौन कौन? दीर्घ री और दीर्घ री। फिर एक बार और लिख दे रहा हूँ, दीर्घ री और दीर्घ री। ये 3 ऐसे स्वर हैं जो वर्तमान समय में हिंदी में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो फिर इसके उलट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदी में कितने स्वर प्रयुक्त किए जाते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। शुरू में जब हिंदी का जन्म हुआ तो कितने स्वर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते थे, और आज के डेट में कितने प्रयुक्त किए जाते हैं, तो 14 प्रयुक्त किए जाते थे और वर्तमान समय में 11 प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा स्वर कंप्लीट। अब उच्चारण स्थान आप लोगों को देख लीजिए आप लोग। उच्चारण स्थान तो आ, ये जो अ और आ है, इसका उच्चारण है, स्थान है कंठ। ये कंठ से उच्चारण होता है। हम कहते हैं अ, तो कंठ से ध्वनियां निकलती हैं, तो कंठ से उच्चारण होता है, जिसको कहते हैं कंठ व्यंजन, कंठ स्वर। फिर ई, जब हम कहते हैं ई, तो हम आप देखिएगा जिह्वा थोड़ी सी मोटी होकर तालू में चिपकती है, तब जाके उच्चारण होता है ई का, ई। तो इसको कहते हैं तालव्य, इसको कहते हैं तालव्य। अब आप कहेंगे री, तो री जब कहते हैं तो हमारी जिह्वा मूर्धा में घर्षण करती है, मूर्धा में। और मूर्धा किसे कहते हैं? तालू, जो तालू होता है, तालू से थोड़ा सा और बाहर, दंत से थोड़ा सा अंदर, बीच में जो सूखा सा गड्ढा सा स्थान है, उस स्थान का नाम है मूर्धा। वो हमारे बॉडी का एक पार्ट है, तो मूर्धा में घर्षण करता है। तो री जो होता है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, तो इसको कहते हैं मूर्धन्य स्वर। अब ऊ, जब हम कहते हैं ऊ, तो अपने होठ को गोल कर लेते हैं और यहीं से उच्चारण हो जाता है ऊ का, तो इसको कहते हैं ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर, इसको ओष्ठ कहा जाता है, ओष्ठ स्वर। तो ये इतने हो गए। अब आपको देखिए, इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि अ में ई के मिलने से, चलिए इधर करके मैं आपको बताता हूँ। अ में ई के मिलने से क्या बन रहा था? ए बन रहा था। तो अ कौन सा स्वर है? कंठ। ई कौन सा स्वर है? तालव्य। दोनों मिल गया, बना क्या? ए ऐ। तो ए ऐ क्या क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ए और ए कौन सा स्वर होगा? कंठ तालव्य। ठीक उसी तरीके से अ में ऊ के जुड़ने से क्या बनता है? ओ बनता है, ओ बनता है। तो ओ और ओ, कंठ स्वर, ऊ ओष्ठ स्वर, तो दोनों मिलके बना ओ औ, तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। दोनों मिलके क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो अ आ कंठ, ई तालव्य, री मूर्धन्य, ऊ ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ कंठोष्ठ। तो ये हमारे पूरे के पूरे स्वर खत्म हो गए आज के डेट में। तो आप लोगों को और भी इसके अलावा भी आप बुक पढ़ते रहिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छूट गया है, या फिर किसी आयोग के किसी भी पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है जो स्वर में, जो मैं ना पढ़ा सका यहाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सारे टॉपिक आप लोगों को मैं क्लियर करा दूँगा। नमस्कार।